तो उसमें हम यूनिट वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस में किस तरह से यूनिट वेक्टर्स होते हैं, मैंने कल आपको डायरेक्शन समझाए थे। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक्स और वाई एक्सिस बोथ आर इन प्लेन ऑफ द बोर्ड, दोनों बोर्ड के प्लेन में है। तो अगर जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो दो बातें हो सकती है, या तो मैं यहाँ पर डॉट बनाऊं या तो क्रॉस बनाऊं। जनरली हम प्लेन में जेड एक्सिस को दिखाने के लिए यहाँ पर बना देते हैं, हालांकि गलत तरीका है, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। एक्स को हम आई कैप से लिखते हैं, वाई को जे कैप से और जेड को के कैप से लिखते हैं। तो कल इस तरह से अपने यूनिट वेक्टर की बात की थी। यूनिट वेक्टर की दो बातें मैंने आपको बताई थी। नंबर वन, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, नंबर वन। नंबर टू, हमने बताया था इफ यू वांट टू ऑब्टेन द यूनिट वेक्टर यू हैव टू डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। अगर मैं बोलूं आपसे कि एक ये पोजीशन है, देखो मान लीजिए यहां से एक्स पोजीशन है, ये ओ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आर इज इक्वल टू लिखूंगा मैं एक्स आई कैप, ठीक है। अब आर अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखूं, देखना क्या आएगा, ध्यान से देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आ गया यहाँ पर, एक्स, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो मैग्नीट्यूड का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आर कैप विल बी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इट गिव्स मी एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स विल बी कैंसिल्ड आउट आई कैप। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ आर कैप इज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। इस तरह से हम किसी एक एक्सिस का यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। टू एक्सिस वाला प्लेन वाला मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पहले मैं थोड़ी सी और चीजें सिखाना चाहता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बेटा ध्यान से देखो जरा, यूनिट वेक्टर देखो बहुत सारे वेक्टर हैं, एक सेल वेक्टर हैं, ठीक है, वो सब चीजें मैं आपको शीट दूंगा, उसमें पढ़ लेना। जो मेरे फिजिक्स में कि कैलकुलेशन में काम आने वाली चीजें, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं बस। यूनिट वेक्टर के बाद में अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो पोजीशन वेक्टर की। देखो पोजीशन वेक्टर which shows the position of a point, position of a point with respect to origin। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जिस पॉइंट की पोजीशन बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। जैसे आप काइट उड़ाते हो संक्रांति के दिन, तो काइट उड़ाते हो तो काइट इज द पॉइंट, जहां पर आपने पकड़ रखा है दैट इज द ओरिजिन। तो द डायरेक्शन शोइंग दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। समझे बेटा, इसको पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। ये मान लिया कोई P है, ये O है, ये R है, तो OP वेक्टर इज इक्वल टू R, दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। फिर आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। अभी मैंने रूल्स नहीं बताए, अभी बहुत सारे रूल्स बताने वाला हूं। अभी मैं केवल डेफिनेशंस बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कोई प्लेन है, ये स्पेस भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, वन डायरेक्शन भी हो सकती है। सपोज ये पोजीशन कोई R1 है, ये कोई पोजीशन R2 है, और ये इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर्स। कोई भी दो पोजीशन वेक्टर है, उनका अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो मेरे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ओनली। अभी हम आगे जाकर के जब 2D पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी इस तरह की, ठीक है। आप इसको अगर और अच्छी तरीके से लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो कि AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। दिस रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। वो भी अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में।
ठीक, तो डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो छोटी सी बात है, छोटी छोटी डेफिनेशन बता रहा हूं अभी मैं। फिर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर का मतलब जो वेक्टर एक ही लाइन में लाई करते हैं कोलिनियर वेक्टर होते हैं। को प्लेनर वेक्टर, वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उनको को प्लेनर वेक्टर बोलते हैं। एक होता है को इनिशियल वेक्टर्स, एक और लिखिए, एक और ध्यान रखिए, को इनिशियल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स which start from the same point, from same point known as co-initial vectors। जैसे मान लो ये टू वेक्टर्स हैं, ओ से चालू हो रहे हैं, ये ए है ये बी है, तो वेक्टर ए एंड बी आर co-initial vectors। तो co-initial vectors are what, two vectors which start from the same point। ऐसे वेक्टर जो सेम पॉइंट से चालू होते हैं उनको हम co-initial vector बोलते हैं। को-इनिशियल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, उसके रिजल्टेंट का हम डायरेक्शन भी फाइंड करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ये कुछ वेक्टर्स हैं मेन जो आपको याद रखने हैं। बाकी एक्सियल पोलर ये फालतू के हैं जो मेरे कोई काम नहीं आने वाले फिजिक्स में। जो जो काम आने वाले हैं मैंने वो वेक्टर आपको लिखवाए हैं। अब आप देखिए ध्यान से, अब हम करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक पर्टिकुलर रूल होता है कि हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स। ऐसे नहीं ऐड हो जाती है। देखो जो सिंपल अलजेब्रा होती है या जो अरिथमेटिक होती है और जो वेक्टर अलजेब्रा होती है, जमीन आसमान का अंतर है इसमें। सिंपल अलजेब्रा के कुछ रूल्स ही वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है। वेक्टर अलजेब्रा के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को लेकर के हम पढ़ेंगे। और फिजिक्स में क्योंकि डायरेक्शन की बहुत सारी कहानी है, इसलिए डायरेक्शन के चक्कर में हमें वेक्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। सपोज आई हैव टू वेक्टर्स, एक वेक्टर है जिसका नाम ए है और इसमें कोई दूसरा वेक्टर है जिसका नाम बी है। इन दोनों वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, मैंने प्लस साइन यहां पर लगाया है। तो व्हेन वी वांट टू ऐड टू वेक्टर्स, देखो रूल मैं पढ़ रहा हूं, रूल पढ़ करके आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। टू ऐड टू वेक्टर्स, टू ऐड टू वेक्टर्स, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, यू ड्रॉ द सेम वेक्टर ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, इक्वल वेक्टर ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर क्या है ए, इसका इक्वल वेक्टर बनाएंगे। इक्वल वेक्टर के बारे में कल मैंने बताया था आपको कि अगर दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वेक्टर ए हुआ। फिर ध्यान से सुना, फर्स्ट ड्रॉ द इक्वल वेक्टर ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर। अब ये बी है, देखो देखो बेटा ध्यान से, क्या ये बी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इन दोनों की लेंथ भी सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। दोबारा सुनो, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर। और फिर नियम क्या बोला हमसे कि the result vector can be obtained by starting from tail of the first vector to the head of the second vector, tail of the first vector to the हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मेरे पास यहां से रिजल्ट क्या आया, ध्यान से देखिए आप, रिजल्ट क्या आया कि R इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो एक रूल है ये, ध्यान से देखो आप, कोई समझ में नहीं आया तो कोई पूछ सकता है मुझसे। पहले ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, फिर उसके बाद में स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर, the resultant vector is given by starting from tail of the first vector to the head of the second vector। ठीक है, अब सुनना ध्यान से,
अब मैं क्या कर रहा हूं, बी में ऐड कर रहा हूं। अब फर्स्ट वेक्टर बी है, ध्यान से देखो, ये बी वेक्टर है बेटा, इसमें मुझे ए वेक्टर ऐड करना है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। रूल क्या है, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर, व्हाट इज फर्स्ट वेक्टर, बी वेक्टर। देखो इधर, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों बिल्कुल एक जैसे बने। ये बी वेक्टर, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ सेकंड वेक्टर। अब इसका मतलब क्या ड्रॉ करूंगा मैं, सेकंड वेक्टर। अब the resultant vector will be what, starting from the tail of the first vector to the head of the second vector. This is r dash। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, देखो कि b वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर और द r डैश वेक्टर। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि r इक्वल टू r डैश, हियर r डैश वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि b प्लस a इज इक्वल टू a प्लस बी। कोई बता सकता है इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कोई बता सकता है इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, b प्लस a इज इक्वल टू a प्लस बी। इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए आयुष, क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस एडिशन। वेरी गुड, सोनक ने बोला इट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative property, and this commutative property says that if you add 3 4 that is 7, 4 plus 3 that is 7। इसका मतलब अरिथमेटिक में भी commutative property अप्लाई होती है और वेक्टर एडिशन में भी commutative property अप्लाई होती है। हम यहाँ पर रिजल्ट लिख लीजिए आप कि commutative property is applied in vector addition। commutative property is applied in vector addition, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर टू वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो उनका रूल क्या है, फर्स्ट ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, देन स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। समझ गए सर, चलो अब वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स दिए हैं, वो रूल्स क्या होते हैं समझो ध्यान से। देखो एक लॉ बनाया, उसको बोलेंगे अपन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, अगर मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और इसका नाम दे देते हैं अपन ए बी सी। सपोज ए बी साइड पी को रिप्रेजेंट करती है, बी सी साइड क्यू को रिप्रेजेंट करती है, ए सी साइड आर को रिप्रेजेंट करती है। तो रूल क्या है, मैं स्टेटमेंट समझाता हूं, आप ध्यान से सुनना, लिखने की वाली जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो बस कि इफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू, if two vectors p and q are represented by two consecutive sides of a triangle in magnitude and direction। कहने का मतलब हुआ कि अगर टू वेक्टर्स हैं, उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स, दो लगातार साइड के साथ में अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इसका मतलब AC जो वेक्टर है, AC किस किस का सम होगा, AB प्लस BC का सम होगा। हम बोलेंगे कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। अगर पिछले वाले रूल से देखें तो यहां देखो, टू एड टू वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, सेकंड वेक्टर क्यू स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर
हमारा पिछला वाला रूल भी फॉलो कर रहा है और ट्रायंगल लॉ भी फॉलो कर रहा है। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोल रहा है हमसे, if two vectors are represented by two consecutive sides of a triangle in magnitude and direction, then the resultant vector is represented by the third side of the triangle in opposite order. Order और याद रखोगे, यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और ए सी कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो कह रहा है राइट हियर कि P प्लस Q इज इक्वल टू R। दिस इज द आइडिया। कोई मुझे बता सकता है, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये एक एबीसी ट्रायंगल है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आएगा इसका रिजल्टेंट बताइए जरा, हाउ विल यू राइट इट, कैसे लिखोगे इसको? क्या ए प्लस बी इक्वल टू सी? यस और नो? नो। हाँ, क्या ए प्लस सी इज इक्वल टू बी? यस, बिल्कुल सही। देखो ध्यान से, इसका मतलब B इज द रिजल्टेंट वेक्टर, या B प्लस सी इज इक्वल टू ए इज द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या लिखोगे बोलो? देखो B और C सेम ऑर्डर में, तो B और C क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ए किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या लिखोगे इसको कि A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर। हाँ, A वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, वेरी गुड। तो A वेक्टर इज इक्वल टू B प्लस सी। मैं एक और बना रहा हूं, बताइए जरा। ये कोई ट्रायंगल है, यहां लिख रहा है P, यहां लिख रहा है Q, यहां लिख रहा है R। क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर आएगा, या R प्लस क्यू इज इक्वल टू P आएगा, या R प्लस P इज इक्वल टू Q आएगा? सेम ऑर्डर में कौन कौन है? सेम ऑर्डर में R और Q, वेरी गुड। R और Q, देखो R और Q दोनों सेम ऑर्डर में हैं और P अपोजिट ऑर्डर में। तो आप क्या लिखोगे इसको कि R प्लस Q इज इक्वल टू P। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा भाई, एक और बनाता हूं लास्ट। ये ऐसा एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ए बी सी, यहां लिखा हुआ है P, यहां लिखा है Q, यहां लिखा है R। अब क्या लिखूंगा बताइए? इसका बताइए क्या आएगा? लास्ट वाले का बताइए, कौन कौन सेम ऑर्डर में है, कौन कौन अपोजिट ऑर्डर में है? ध्यान से देखो। यस, अब ऐसे केस में क्या करेंगे? बिकॉज ऑल थ्री वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, ऑल थ्री वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे बेटा? देखो यहां से कि P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। ऐसे केस में क्या लिखेंगे? P Q R, ऑल थ्री वेक्टर्स आर इन सेम रोटेशन, सेम ऑर्डर, देयरफॉर P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। हाँ, वो अलग बात है, आप ऐसे भी लिख दो इसको, कोई मना करने वाला नहीं है कि P प्लस Q का रिजल्टेंट वेक्टर माइनस R होगा, Q वेक्टर प्लस R वेक्टर का रिजल्टेंट माइनस P होगा, ठीक है, और R प्लस P का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो माइनस Q होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री की तरह है, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। इट इज जस्ट लाइक द ज्योमेट्री, ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर। तो इसका स्टेटमेंट कैसे बोलेंगे कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल,
in same order, then the resultant vector is represented by the third side of the triangle in opposite order. Parallelogram law of vector. Parallelogram law of vector addition. देखो ये क्या होता है बेटा, ये बोलता है कि if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, क्या बताए गए कि if two vectors are represented by two adjacent sides, adjacent sides कौन सी होती है, which starts from the same point, तो OA and OC are the adjacent sides. If two vectors P and Q are represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then the diagonal of the parallelogram shows the resultant vector. तो रूल तो ये बन गया कि R is equal to P plus Q. This is the rule. रूल क्या है कि if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction in, यहां पर बेटा सेम ऑर्डर नहीं लिखेंगे, ठीक है, then the resultant vector is given by the diagonal of the parallelogram. अब अगर इसको अपन ट्रायंगल लॉ से प्रूव करना चाहें, ध्यान से देखो, ये तो रूल हो गया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, इसको ट्रायंगल लॉ से अगर आप प्रूव करना चाहें तो ध्यान से देखो कैसे आएगा, इसमें ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, यहां मैं दोबारा बनाता हूं, देखो O A B C P Q R, ध्यान से देखिए जरा, अगर ये P है तो ये भी P है, क्योंकि both the sides are parallel, both have same length, both have same direction. If OC represents the vector Q, therefore this AB also represents vector Q. Obviously, if I talk about the triangle OAB, it says P plus Q is equal to R, and similarly OCB ये क्या बोलेगा, Q plus R, sorry, Q plus P is equal to R. So parallelogram law of vector addition also can be obtained from the triangle law of the vector addition. ये छोटी छोटी चीजें हैं, रूल्स हैं, आपको याद करने पड़ते हैं, और सिंपल से रूल्स हैं, टफ नहीं है ये, ओके, चलो अच्छी बात है. तो दीज आर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. एक पॉलीगॉन रूल भी होता है, देखो पॉलीगॉन करते हैं. पॉलीगॉन क्या बोलता है कि इफ n-1 sides of a polygon, if n-1 sides of a polygon are in same order, then the last side of the polygon shows their resultant. ऐसे देखो, मैं एक पॉलीगॉन बनाता हूं, ये कोई पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन हेक्सागोन हेप्टागोन कोई भी हो सकता है, उस पर आप नहीं जाए. नाम है इसका A B C D E F, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो जरा, ये मान लो A B B C C D और ये लास्ट साइड अपोजिट ऑर्डर में, मान लो इसका नाम P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है. तो अकॉर्डिंग टू रूल तो हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोलेंगे कि U इज द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T. रूल तो यहां हो गया. अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो जरा, देखो क्या AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, यस, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ठीक है. इसका मतलब व्हाट इज AB, P प्लस Q इज इक्वल टू AC.
वन इक्वेशन। दूसरा देखिए, AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। देखो बेटा, AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। व्हाट इज AC? P प्लस Q। व्हाट इज CD? R। इसका मतलब P plus Q plus R is side AD. Okay. Now AD plus DE is equal to AE, isn't it? Yes. What is AD? P plus Q plus R. P plus Q plus R plus S is equal to AE. थर्ड, चलो इसका मतलब AE आ गया हमारे पास। फिर लास्ट ट्रायंगल देखो, AE प्लस EF इज इक्वल टू AF। इसका मतलब AE क्या है बेटा? P प्लस Q प्लस R प्लस S, और EF क्या था? T, और AF क्या है? U। तो मैंने क्या कहा था कि अगर सारे साइड्स को हम ऐड करते जाएं तो जो लास्ट साइड होगी, nth साइड, n-1 साइड्स आर इन सेम ऑर्डर और nth साइड अपोजिट ऑर्डर में है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? P plus Q plus R plus S plus T, that will be equal to U, and U will be known as resultant vector of the polygon. हम क्या बोलेंगे कि if n-1 sides of a polygon are in same order, the resultant vector is given by the last side or the nth side in opposite order. This is law of polygon. ठीक है, कुछ रूल्स हैं, मुझे बताना था इसलिए मैंने बता दिया आपको। गॉट इट? आप जैसे कंप्लीट हो, आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लैपटॉप से देख रहे हो तो वहां भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और साथ में आपको पास में वापस वीडियो आ ही जाता है 2 घंटे बाद, तो आप दोबारा भी देख सकते हो। क्योंकि अब जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा इसको टफ करता जाऊंगा। तो ये कुछ रूल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जो रूल फिजिक्स में 10,000 टाइम्स आएगा, हाउ मेनी टाइम्स? 10,000 टाइम्स you will have to face that rule. I am going to explain that one. ये बाकी सब चीजें आप पढ़कर भी कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट में जो बताने जा रहा हूं उसको एप्लीकेशन करनी आपको आनी चाहिए, और उसका नाम है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ resultant vector of two co-initial vectors. Very important topic. टू वेक्टर से, को-इनिशियल वेक्टर से, को-इनिशियल का मतलब मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया था, टू वेक्टर्स विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर नोन एज को-इनिशियल वेक्टर्स। इसका मतलब if two vectors are acting at a point and we want to find the magnitude and direction of the resultant vector, how will we find? That is most important thing. There are several ways to explain it. बहुत सारे तरीके हैं इसको समझाने के, 3-4 तरीके हैं। मैं आपको पहले कोशिश करता हूं, पहले एक पहला तरीका समझाता हूं, ठीक है? सब ध्यान से देखेंगे। सपोज मेरे पास इस तरह से कुछ टू वेक्टर्स थे, ये कोई वेक्टर P था, ये कोई वेक्टर Q था, ये O को-इनिशियल वेक्टर हो गए। P and Q are co-initial vectors because they are starting from same point, that is O. ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुझे फाइंड करना है, तो आई विल कंप्लीट इट। मैं इसका एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं। देखो ये Q, ये भी Q, ये P, ये भी P, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? R को। ठीक है, यहां से इसको साइड को इंक्रीज कर रहा हूं और यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है इसमें। ये एंगल है इन दोनों के बीच का, P और Q के बीच का एंगल है अल्फा,
और रिजल्टेंट वेक्टर जो बना रहा है वो एंगल है थीटा। ठीक है भाई, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज एंगल BAD? व्हाट इज एंगल BAD? आदित्य, angle COA is alpha, angle BOA is theta. What is angle BAD? Alpha. Yes. Alpha. Yes. साइन अल्फा मत बोलो उसको, केवल अल्फा एंगल। साइन अल्फा नहीं बोलेंगे, केवल अल्फा बोलेंगे। यस, ठीक है आदित्य, यू आर राइट। समझ आ गया अल्फा क्यों है? याद करो, when two parallel lines are intersected by a transversal line, corresponding angles are equal। तो यहाँ पर टू पैरेलल लाइन्स हैं and these are intersected by this line OP. If this is alpha, this angle will also be alpha. And what about angle BDA? Or what about angle BDO? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ऑब्वियसली 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, हम सबसे पहले बेसिक मेथड से इसको करते हैं, हालांकि बहुत सारे तरीके हैं इसको सोल्व करने के, लेकिन मैं सिर्फ पहले बेसिक मेथड बता रहा हूं आपको। देखो, इन ट्राइंगल OBD, इन ट्राइंगल OBD, पाइथागोरस, वो देखो इसमें ध्यान से देखो, पाइथागोरस अंकल लग जाएंगे। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या OD is sum of OA and AD? Yes, OD is sum of OA and AD. If I place this equation here, I get OB square is equal to OA plus AD whole square plus BD स्क्वायर। स्क्वायर खोल दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB OA AD प्लस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। But in triangle BAD, AD square plus BD square is equal to AB square. If I place these values over here, so I get OB square is equal to OA square plus AB square plus 2 times of OA into AD। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आता है, सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए मैंने। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए बेटा। अब ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको BAD। इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल BAD, ये अल्फा है, साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा इज इक्वल टू BD अपॉन AB, एंड दिस BD कैन बी रिटन AB साइन अल्फा। सिमिलरली cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस AD अपॉन AB, and this AD can be written AB cos of alpha। यहाँ छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई मैंने, आपको सबको पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। If I place these all values in my equation, what will I get? देखो, what will I get? OB square is as it is, OA square is as it is, plus AB square can be written, AB square can be written what? AB BD is equal to AB sin alpha है बेटा। AB square Q को रिप्रेजेंट कर देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2OA P को रिप्रेजेंट करो, AD की जगह क्या लिखूंगा मैं? AB cos of alpha। And then this expression gives me OB square is what? R square, OA square is what? P square, AB square is Q square, 2 times of PQ cos of alpha, or R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos of alpha। This is the magnitude of resultant vector। Magnitude of resultant vector। तो क्योंकि हम दोनों कोइनिशियल वेक्टर का क्या क्या फाइंड करना चाहते थे? मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो, डायरेक्शन फाइंड करना चाहते थे।
हमने यहां से हमने क्या यूज कर लिया, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, अच्छा एडी है ना, एडी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा, सही है। देखो ओसी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एबी भी क्यू को रिप्रेजेंट करेगा ना। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू कॉस ऑफ अल्फा, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा भाई, अब डायरेक्शन निकालनी है, ध्यान से देखो। इन मैग्नीट्यूड कोस अल्फा, यस। डायरेक्शन निकालेंगे इसका, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वापस वही ट्रायंगल लगाइए आप, ट्रायंगल बीओडी, ट्रायंगल बीओडी, ध्यान से देखो। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीडी अपॉन बेस किसका सम है, ओए प्लस एडी का। तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू बीडी इज व्हाट, AB sin alpha divided by OA plus AB cos alpha. Therefore, tan theta is Q sin alpha divided by P plus Q cos alpha. इसको बोलेंगे हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से कोई भी अगर दो कोइनिशियल वेक्टर है उसके अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, डायरेक्शन निकालनी है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको इसका डेरिवेशन याद नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसका रिजल्ट याद रखना है कि इफ वी हैव टू कोइनिशियल वेक्टर्स and you are required to find the magnitude and direction of the resultant vector, then the magnitude of two coinitial vector will be given by r is equal to root of p square plus q square 2 times of pq cos alpha, and the direction of the resultant vector will be given by this equation, that is tan theta is equal to q sin alpha divided by p plus q cos alpha। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। इसके और भी कई तरीके हैं, सीधा मैं इसको आर बोल दूं, एडी को सीधा ये लिख दूंगा, एबी कोस अल्फा, इसका स्क्वायर कर दूंगा तब भी वही आ जाएगा। वो खेल खिलौना है केवल ट्रिग्नोमेट्री का और ज्योमेट्री का, ये सिंपल वे है, ज्योमेट्री से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलो अब ये सारी बातें एक तरफ रख करके आपको क्या याद रखना है वो समझो। कि इफ वी हैव स्क्रीन में कुछ आया है ना, हट गया, चलो। तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि वी हैव टू वेक्टर्स से p वेक्टर एंड q वेक्टर and they are acting at an angle alpha, then their resultant vector say r is given by r is equal to root of p square plus q square 2 pq cos of alpha, and tan theta will be given by q sin alpha divided by p plus q cos of alpha. This is magnitude and this is direction. अब यहां पर टू वेक्टर्स की जगह टू फोर्सेज हो सकते हैं, यहां पर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, ठीक है, टू वेलोसिटीज हो सकती है, वॉट एवर इट इज। कोई भी टू वेक्टर क्वांटिटीज है और वो किसी एक पॉइंट पर वर्क कर रही है और आपका उनका रिजल्टेंट वेक्टर का या रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है, यू कैन फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूले, ठीक है। अब इसके बहुत सारे केसेस हैं,
एक क्वेश्चन करके देख लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। टू फोर्सेस 5 Newton and 12 Newton are acting at a point making an angle 60 degree, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, एंगल दे रखा है उनके बीच का, और आपको उनका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। यू कैन फाइंड इट इजीली। नाउ दिस फॉर्मूले विल बिकम व्हाट? बेटा देखो अब फॉर्मूला क्या बन गया, PQ की जगह क्या आ जाएगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 cos of alpha, and tan theta will be what? F2 sin alpha divided by F1 plus F2 cos alpha. So you can bold your formula, because force is a vector quantity, so we can use the same result which we obtained in the vector chapter. फटाफट बताइए, सारे बहुत अच्छे बच्चे हो, सबकी कैलकुलेशन अच्छी है, जल्दी से मुझे F डायरेक्शन बताइए। 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट कैलकुलेशन कीजिए। Okay, just place the values in the formula. It is formula based question, nothing else. This is 5 square plus 12 square 2 times of 5 into 12 और cos 60 होता है हाफ, ठीक है। ये हो गया 2 6 12, तो यहां से आ गया मेरे पास 25 plus 144 plus 2 5 10, this is 60. So what it gives me, 4 plus 5 9, and 6 and 4 10, 10 into 12, 1 and 1 2, root of 229 Newton is the resultant force. And what about the direction? So tan theta is equal to 12 sin 60 divided by 5 plus 12 cos of 60 degree. आपको पता है sin 60 होता है √3/2 और 5 plus 12 cos 60 होता है 1/2। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, ऊपर 6 √3 डिवाइडेड बाय 6 and 5 11, 6 √3/11। यस, आदित्य का आंसर बिल्कुल सही है। आयुष, ओके ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। Two forces each 20 Newton are acting on a body making an angle 60 degree, magnitude and direction of the resultant vector. I am gonna to teach you the shortcut of this question. इसका शॉर्टकट भी है, कृष्णा को पता होगा, कृष्णा ने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आपको शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है, आप सीधा सीधा जो आपको मेथड सीखा है वो अप्लाई कीजिए। अब आपके पास two forces each 20 Newton are acting at a point on body, right? Making an angle 60 degree, magnitude and direction of the resultant force. Now F1 is equal to 20, F1 का मैग्नीट्यूड 20 है, magnitude of F2 also 20,
and angle between them is 60 degree. Place the values and give me the answer. Hurry up. Check your answer. F is equal to root of 20 square plus 20 square plus 2 times of 20 cos 60 is half. It gives me 400 plus 400 plus also 400. It is root of 1200 and it gives me 10 10 तो 100 का हो गया 440 रूट 3 न्यूटन. किसका आंसर है 40 रूट 3? देखो 400 400 2 10 जा 20 200 2 400 that is 1200. This 1200 can be written like this. देखो ऐसे 100 का 10 बार आ जाएगा. 12 को लिखेंगे अपन 3 into 4 4 का 2 बार आ जाएगा. हाँ 2 20 रूट 3 20 रूट 3 is the correct answer. हाँ ठीक है. स्क्वायर करके देख लो. ये 400 ये 3 1200 हो जाएगा. सही है. tan theta is equal to 20 sin 60 divided by 20 plus 20 cos 60. It gives me 20 into root 3 by 2. 20 plus 20 into 1 by 2. So that is 10 root 3 divided by 30. It gives me 10 root 3 divided by 30 और 1 by root 3. 1 by root 3 10 में किसकी वैल्यू होती है बेटा? tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री. तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. कल जब मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा तो आप लोगों को इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. कल हम टू इक्वल वेक्टर्स व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट उसका हम सीखेंगे. तो कल इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा मैं आपको. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. Remaining in tomorrow's class. If you have any type of problem, you can WhatsApp me, you can call me. You must watch video once a day.